जब हम सुनते हैं कि कोई देश शक्तिशाली है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ उस देश की सेना है या फिर उसका पैसा? देखिए, साल 2026 में शक्ति की परिभाषा पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो क्या ताकत का मतलब सिर्फ टैंक और मिसाइलें हैं, या फिर किसी देश की इकोनॉमिक पावर, उसकी टेक्नोलॉजी और हाँ, दुनिया की सोच को बदलने की उसकी काबिलियत, ये सब भी इसमें शामिल है? सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब वो कई परतों में छिपा है। अब किसी भी देश को रैंक करने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम असल में माप क्या रहे हैं। आखिर राष्ट्रीय शक्ति का असली मतलब क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही समझ लेते हैं। तो इसकी सबसे सीधी परिभाषा ये है कि किसी भी देश के पास अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए जितने भी संसाधन हैं उन सब का टोटल। इसको एक टूल बॉक्स की तरह सोच के देखिए, जिसमें सिर्फ हथौड़ा यानी कि सेना नहीं है, बल्कि वो हर औजार है जो दुनिया में उस देश की जगह बनाने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि इस टूल बॉक्स के अंदर आखिर है क्या? कौन सी चीजें हैं जो मिलकर किसी देश की असली ताकत बनती हैं? चलिए शक्ति के इन एलिमेंट्स पर जरा गौर करते हैं। देखिए, पावर को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले तो वो चीजें जो किसी देश को कुदरत से मिली हैं, मतलब उसका भूगोल कैसा है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और उसकी आबादी कितनी है। और फिर दूसरी तरफ आती हैं वो चीजें जो देश खुद बनाता है, जैसे उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मिलिट्री और हाँ, आज के ज़माने में तो किसी देश की साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल पावर, यानी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो अब हमें शक्ति के तत्व तो पता चल गए, लेकिन असली चुनौती वो है इन्हें नापने की। इन सब अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नंबर कैसे दिया जाए? कई ऑर्गेनाइजेशंस यही करने की कोशिश करती हैं और बस यहीं से कहानी में मजा आने लगता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यह है CINC, एक पुराना पावर इंडेक्स। ये जो लिस्ट है ये 2007 की है और ये स्टील प्रोडक्शन और एनर्जी कंजम्पशन जैसी हार्ड पावर वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। पर सवाल तो यही है कि क्या आज की दुनिया में सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ताकत तय होती है? और हाँ, इस मॉडल को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। जैसा कि ये कोट बताता है, कुछ तरीके इतने अजीब नतीजे दे सकते हैं जो असलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पावर को मापना अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय हो सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं आज के समय पर, यानी साल 2026 पर, और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जो लेटेस्ट पावर रैंकिंग्स आई हैं उनको लेकर कुछ कंफ्यूज करने वाली बातें सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये है 2026 की टॉप 10 लिस्ट, जिसे कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। इसका सोर्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। इसमें अमेरिका टॉप पर है, फिर चीन और रूस का नंबर आता है। ये लिस्ट देखकर मतलब ज्यादातर ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी सेम डेटा के आधार पर कुछ और रिपोर्ट्स ने एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी। और वो है भारत की रैंक। उसी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के हिसाब से, जैसा कि वार्ता प्रभात और नव भारत टाइम्स जैसे पब्लिकेशंस ने रिपोर्ट किया, भारत की रैंक है 12वीं। जी हाँ, टॉप 10 से बाहर। और बस यही बात इस रैंकिंग को इतना सरप्राइजिंग बनाती है। सोचिए, एक देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला हो, जिसकी मिलिट्री दुनिया में चौथी सबसे बड़ी हो और इकोनॉमी भी चौथी सबसे बड़ी हो, उसका पावर रैंकिंग में 12वें नंबर पर होना, ये कई सवाल खड़े करता है ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही डेटा सोर्स से इतनी अलग अलग हेडलाइंस और इतने अलग अलग मतलब कैसे निकाले जा सकते हैं? इसका जवाब रैंकिंग बनाने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, होता यह है कि हर रैंकिंग इन सभी फैक्टर्स को अलग अलग वेटेज यानी कि अलग अलग महत्व देती है। इसको ऐसे समझिए, हो सकता है एक रिपोर्ट इकोनॉमिक पावर को 50% वेटेज दे, वहीं कोई दूसरी रिपोर्ट मिलिट्री पावर और दुनिया में उसके असर को ज्यादा जरूरी माने। बस इसी वेटेज के छोटे से हेरफेर से फाइनल रैंकिंग पूरी तरह बदल जाती है, भले ही बेसिक डेटा सेम ही क्यों ना हो। तो इस पूरे रैंकिंग के कंफ्यूजन से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये हमें यही दिखाता है कि नेशनल पावर की कोई एक फिक्स्ड परिभाषा है ही नहीं। इसका मतलब और इसका रूप दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि पावर को नापने का कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं है।
जो पैमाना आज किसी देश को पावरफुल बनाता है, जरूरी नहीं कि कल भी वही काम आए। इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब के बीच का बैलेंस लगातार शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर में शायद हमें आज की रैंकिंग्स में बहुत ज़्यादा उलझने के बजाय भविष्य की तरफ देखना चाहिए। जैसा कि एक सोर्स ने बहुत खूब कहा है, असली सवाल ये नहीं है कि आज पावरफुल कौन है, बल्कि सवाल ये है कि आने वाले कल की दुनिया को कौन चलाएगा, उसे आकार कौन देगा।